अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, इमरान खान साहब की आंख के मामले को लेकर हस्बे मामूल बहस का सिलसिला जारी है और अब हुकूमत की जानिब से पैनल तश्कील दिया डॉक्टर्स का, जो कि बाद में ये तजवीज़ करेंगे किस हॉस्पिटल ले जाना है। बहरहाल अशफा हॉस्पिटल जो है वो शद्दोमत के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आ रही है जैसे उनको अस्पताल ले जाया गया। एक तरफ ये भी आ रहा है सामने कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अगर रश लगा किसी अस्पताल के बाहर तो फिर ना तो मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी और ना ही बताया जाएगा इस इन्फॉर्मेशन की बाबत, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ मैंने आपसे कल एक सवाल किया था कि जाहिर है इमरान खान साहब भी एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो जो दूसरे लीडर्स हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, क्या वो उनसे इज़हार हमदर्दी करेंगे, उनके हक़ में बात करेंगे? तो आपने इस बात को रद्द कर दिया और आपने कहा आपको नहीं लगता नवाज शरीफ साहब बात करेंगे। जरदारी साहब के हवाले से भी आपने कुछ ऐसा ही कहा, आपने कहा कि वो भी नहीं करेंगे, लेकिन जरदारी साहब ने बात तो की है। अब उन्होंने क्या बात की है मैं आपको सुनवाती हूँ। लीडर का काम है लड़ना, जेलों में जाना, अवाम को बचा के रखना, पार्टी को बचा के रखना। आज ऐसे लीडर हैं 1.5 साल नहीं हुए हैं जेल में। तो मैंने एक दफा कहा भी था कि 2 साल बाद जेल पूछती है, हाल अहवाल पूछती है। ये जो इनके भड़के हैं ये सिर्फ दिखाने की, बोलने की है। ये कुर्बानी नहीं दे सकते, इनके पास हिम्मत ही नहीं है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। सेठ साहब, अब उन्होंने बात तो कर दी और इनकी बात के बाद जो पीटीआई के ट्रोल्स की जानिब से जवाब आया उसको लेकर बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा एक महायुद्ध छिड़ी है सोशल मीडिया के ऊपर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान। लेकिन बात तो उन्होंने कर दी इमरान खान साहब के हवाले से। आप कह रहे थे नहीं करेंगे। सही कह रहे हैं आप। तबसरा हो गया, गलती हो गई मेरे से। गलती हो गई, भांप नहीं सके आप जरदारी साहब की चाल को? नहीं, मतलब है कि मेरा नहीं ख्याल था ना कि करेंगे, क्योंकि मैं समझता था कि मुनासिब नहीं है। और क्यों मैं समझता था मुनासिब नहीं है, और मेरा ख्याल था कि जरदारी साहब को भी इस बात का एहसास है कि इस वक्त आवाम की हमदर्दियाँ खान साहब के साथ हैं, और जरदारी साहब को ये बात का भी पता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक सियासी चीज़ है। अब जरदारी साहब खुद कहते हैं कि अवाम को पता है कि उनकी कुर्बानियाँ क्या हैं, उन्होंने कितने साल जेल काटी, और ये एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा मीडिया में भी ये बात चली है। आज नहीं, कब से चल रही है, 11 साल ऑन एंड ऑफ, और बहुत मुश्किलात का सामना किया है जरदारी साहब ने बड़े दिलेरी के साथ और बड़ी मुश्किल हालात में। 11 साल कोई छोटी बात नहीं होती जी। 14 साल वो कहते हैं, वो मतलब आगे पीछे आगे पीछे। तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको दुख तो होता होगा ना, जबकि इतनी बड़ी इशू बना लिया जाता है खान साहब की 2 साल की कैद का। हाँ। और ये इशू जो है ये तो आँख की इंजरी से पहले का ये चलता है ना कि जी कब से, जब से वो अंदर गए ये लगे हुए पीटीआई वाले, सहूलियात नहीं मिलती, रसाई नहीं दी जाती, सहूलियात नहीं तो जरदारी साहब की दिलेरी और बहादुरी के ऊपर तो कभी कोई शक नहीं था, और सबको पता है बड़ी कुर्बानी है जरदारी साहब की, बहुत, और बड़ी कुर्बानियों के अंदर उनकी अपनी भी कुर्बानी है और उनकी फैमिली की कुर्बानी है। तो इसलिए जब आप इस किस्म की सिचुएशन में हो तो फिर आप याद नहीं दिलाते, किसी और को कहते हैं वो याद दिला दे, खुद नहीं याद दिलाते। और वो हम लोग लगे रहते हैं बताने के लिए कि पीटीआई ने, इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, फ़लाने के साथ क्या किया, फ़लाने के साथ क्या किया। अच्छा। कुछ लोग तो जब बातें करते हैं उस ज़माने की तो रो पड़ते हैं कि जी इतना जुल्म किया हमारे साथ। मिफ्ता इस्माइल साहब का एक वीडियो भी है जिसमें जब वो उनसे पूछा जाता कि आपके साथ क्या हुआ, और तो वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो मतलब है ये पीटीआई वाले जो हैं इनको इस बात का तो एहसास होना चाहिए ना कि खान साहब के ज़माने में बहुत तशद्दुद हुआ, बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। अच्छा, मगर हम जब मीडिया वाले जो लोग हैं आयशा, हमें तो ये भी याद है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में उनके ऊपर भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई थी, जैसे जरदारी साहब के ऊपर हुई थी। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर बड़ी ज़्यादतियाँ हुई। तो अब बात यह है कि ये कोई रिकॉर्ड की बात है ना, तो अब अगर आज नवाज शरीफ साहब कहें कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो वो अच्छा नहीं लगता। अता तारड़ साहब ज़रूर कह सकते हैं कि क्या बात है, हमारे साथ आप लोगों ने ऐसे किया था तो अब थोड़ा हौसला करो। मगर जरदारी साहब का ये कहना
जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया था इन दी ओल्ड डेज। वो बात करनी भी थी तो कोई और करता। पीपल्स पार्टी के इतने लोग हैं, शहरी रहमान बात याद दिला सकती थी लोगों को, कायरा साहब याद दिला सकते थे लोगों को। जी। जरदारी साहब को अपने इतने हाई पेडेस्टल से उतर के अपनी कुर्बानियों की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरा ऐसे थी। अब उन्होंने बात कर दी है, हाँ। इसके ऊपर फिर और रिएक्शन आया है और उसके अंदर अब पीटीआई ने उनकी फैमिली के ऊपर और मोहतरमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। फिर उनकी साहिबजादी जो है जरदारी साहब की, वो कूद पड़ी हैं बीच के। जी। तो ये इस किस्म की चीज़ जेब नहीं देती द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और मैं फिर से कहूँगा, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी, जी। बहुत ही बहादुर शख्स हैं और बहुत कुछ देखा उन्होंने। तो दुख तो उनको होता होगा कि जब लोग उनकी कुर्बानी याद नहीं करते और खान साहब के ऊपर इतना, मगर फिर जरदारी साहब एक सियासतदान है, उन्हें इस बात का भी एहसास है कि इस वक्त आवाम की हमदर्दियाँ खान के साथ हैं। आप जो मर्ज़ी कह लें। तो और जो बाय द वे जो लोग पीटीआई को सपोर्ट भी नहीं करते, उनकी भी हमदर्दियाँ इस इशू के ऊपर खान के साथ है, बिकॉज वो एक ह्यूमन इशू है ना। जी जी, इंसानी हमदर्दी। जो भी जैसे कहते हैं ना अंडरडॉग होता है, उसके लिए कमज़ोर होता है, मजलूम होता है, उस वक्त पिस रहा होता है। और जरदारी साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि जब वो और मोहतरमा के ऊपर इस किस्म के जुल्म होते थे तो वो भी लोग भी उनकी हमदर्दियाँ उनको दे, और जब नवाज शरीफ के ऊपर हुआ तो उनके ऊपर उस वक्त भी हमदर्दियाँ थी। तो ये एक नेचुरल चीज़ है। बहरहाल ये अनफॉर्चुनेट है कि ये डिबेट जो है ये इस तरफ आ गई है। ज़ाहिर है कि पीटीआई वाले तो आपको पता ही है, वो तो फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। मगर मैं समझता हूँ इसको इस किस्म ये डिबेट को ख़त्म होना चाहिए। फोकस हमें करना चाहिए ऑन रिलीफ फॉर इमरान खान इंजरी या जो भी है। और मैं समझता हूँ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है विद रिहाई और विद फ्रीडम और विद केसेस। इसका एक और इशू है और उस इशू को उस लेवल पे इसको डील करना चाहिए। और पीटीआई तो उसको सियासी तौर पे कहीं और ले जाना चाहिए। मगर कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा कि पीटीआई को ख्याल रखना चाहिए कि ये अगर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया ना कि पीटीआई एनआरओ ढूंढ रही है तो ये इमरान खान साहब को नुकसानदेह हो। जरदारी साहब ने तंज तो किया अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने कहा कि जो दुआएं मांगी जाती हैं जेल में वो कबूल होती हैं। तो आपने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिसने जेल काटी फिर उसके बाद वो बड़े मनसब तक पहुंचा। कहा जाता है कि जेल काटना ज़रूरी होता है, बड़े मनसब। जेल काटना तो सियासतदानों के लिए एक तमगा होता है। तमगा होता है, हाँ। और तारीख में ऐसे ही हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारे साउथ एशिया में, सारी दुनिया में, कि जब लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है और सरवाइव कर जाते हैं वो, तो फिर जब आते हैं बाहर तो बड़ी हीरो बनते हैं, हीरो बन के आते हैं। ये महात्मा गांधी की ले लें, नेहरू को ले लें, सवाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने जेल जाने के बगैर ही पाकिस्तान बना लिया। वो तो कमाल की बात थी। और को मगर तारीख में नेल्सन मंडेला ले लें, कोई भी ले लें आप, दे ऑल सर्व्ड लॉन्ग प्रिजन सेंटेंसेस एंड देन केम टू लीड देयर नेशंस। तो और जरदारी साहब भी उसी कैटेगरी में और खान साहब भी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं। तो है तो अच्छी नसीहत ना कि आप दुआएं करें जेल में बैठकर, आपको इसका हाँ, वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के बाद आपको एहसास होता है जेल आपको काटना शुरू करती है। तो फिर असली जो है ना टेस्ट फिर शुरू होता है। अब जाहिर है उन्होंने तो लंबा टेस्ट काटा ना, उनको तो पता है वो क्या बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इन पाकिस्तान इज जो उनका एक्सपीरियंस है किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है। ये तो है ना ऐसे ही, कोई और नहीं है जिसने इतनी लंबी जेल काटी हो जी। तो और फिर सरवाइव करके एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी बन गए, गवर्नमेंट भी बनाई, सिला मिल गया ना फिर इतने सब्र का। मतलब है कि आई थिंक जरदारी साहब की बात में बड़ा वजन होता है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है, इससे कोई शक ही नहीं है। मगर मेरा ख्याल है आई थिंक वो कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं ना जी। असल में ऐसे हुआ कि जब इमरान खान साहब की अदालत की इस तरह खबर आई ना, तो एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ। हमारी सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा, उनको इंटरव्यू देते हुए जरदारी साहब ने जेल के हवाले से एक समझे कि एक पेश गोई की थी कि जेल 2 साल के बाद आपको पूछती है, और कमोबेश 18 माह का ही अरसा इमरान खान साहब को हुआ। वो इतना वायरल हुआ, मुझे लगता है कि वो जरदारी साहब तक पहुँचा और फिर उसके बाद वो अपने जज्बात पे काबू ना रख सके और उसमें उन्होंने ऐड ऑन कर दिया। लेकिन सेठी साहब कुछ और सीनियर पॉलिटिशियंस जैसे कि एतजाज़ अहसन साहब हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के किरदार को इससे बढ़ के देख रहे हैं इस सिचुएशन में। क्या कह रहे हैं एतजाज़ अहसन साहब, मैं आपको सुनवाती हूँ। सबसे पहले इमरान खान की ट्रीटमेंट फौरी शुरू की जाए और फौरन उसका की रिपोर्ट पार्लियामेंट के आगे रखी जाए। जरदारी साहब को इसमें किरदार अदा करना चाहिए, मैं पहले भी कह चुका।
मैं समझता हूँ कि जरदारी एक ऐसा सियासतदान है जो कि लोगों को साथ रख सकता है और साथ ला सकता है, पास ला सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं जरदारी साहब साथ लाने के लिए? हाँ, अब जाहिर है इस बयान के बाद तो मुश्किल हो जाएगा ना जरदारी साहब को कोई ऐसा रोल अदा करना, बिकॉज अब तो पीटीआई के कान खड़े हो गए हैं, चाकू निकल आए हैं। सो आई थिंक अगर एतजाज़ की बात मानी जाए तो बेहतर यही होता कि ये इस डिबेट के अंदर ना कूदते, तो फिर रह जाती है ना गुंजाइश कि ही कैन प्ले अ रोल। बट अब रोल क्या अदा करना उन्होंने? देखिए, ये रोल जरदारी साहब के हाथ में नहीं है, ना ही नवाज शरीफ साहब के हाथ में, ये बड़ी क्लियर बात है। ये कहीं और है इसके फैसले। और जब इमरान खान साहब थे तब उनके हाथ में भी नहीं था? जब इमरान खान साहब थे उनके हाथ में था। जब ये जेलें हुई हैं लोगों की तो खान साहब के ऑर्डर्स के ऊपर हुई हैं, लेकिन जेलों से निकालना उनके हाथ में नहीं था। जेलों से कुछ लोगों को निकालना उनके हाथ में नहीं था और जेलों में डालना उनके हाथ में था। हाँ, उनके कहने पे फरमाइश पूरी कर दी गई थी। चलिए सेठी साहब, मैंने अपने बहुत से सवाल आपसे पूछ लिए, अब ज़रा वो सवाल शामिल कर लेते हैं जो आपको देखने वाले, चाहने वाले आपसे पूछना चाहते हैं। और सबसे पहले लाहौर से हिरा। तो ये जो पॉलिसी चेंज की है ना दोबारा सोलर की, पहले तो सबको मोटिवेट करके लगवा दिया, अब जब लोगों ने लगवा लिया और उनको रिलीफ भी मिल गया, जो वही पैसे उनके बच्चों की तालीम पे, घरेलू अखराजात पे, सेहत पे खर्च हो रहे हैं, अब इतना बड़ा बोझ दोबारा इन्होंने अवाम पे डाल दिया। तो एक इन्हें वापडा का ही इदारा मुल्क में रह गया कि जिससे इन्होंने सारा रेवेन्यू हासिल करना, कोई और इदारे इनको नहीं प्रॉफिट दे रहे। इन्होंने सब लोगों को, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को बिजली, एयर टिकट्स और पेट्रोल घर सारे फ्री दिए। ये बंद करें, इससे ये बोझ अपने कंधों से उतारें। तो ये गवर्नमेंट को नहीं पता कि हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, लोगों की तकलीफ हो रही है, अवाम को तकलीफ हो रही है, उनको एहसास नहीं हो रहा इस चीज़। आप सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल पूरा इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ, और आपने तो बड़े सोच समझ के ये बात की है। आवाम तो बहुत गुस्से में है, और देखिए ये इसके ऊपर बहुत बहस चल रही है, और जो लुब्बे लबाब है इसका यही है कि बोझ, अपनी गलतियों का बोझ जो है वो आप सोलर वालों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। हालांकि आपने ख़ुद इनकरेज किया सोलर एनर्जी को, और आपने ख़ुद ये अच्छे कानून बनाए, और उस वक़्त आपने ये नहीं सोचा, जैसे पहले जब ये IPPs बन रहे थे तो उस वक़्त जो ये मुआहदे हो रहे थे जिसके अंदर दोनों उस वक़्त की सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों मुलव्वस थे, दोनों के साथ ही सामने ये सब कुछ हुआ, और दोनों ने साइन ऑफ किए हुए इन मुआहदों के ऊपर। और तो उस वक़्त नहीं आपको एहसास था कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स बनेंगे। और मुझे याद है उस वक़्त डॉक्टर मुबशर हसन ex-PPP के फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि उस वक़्त रिटायर्ड थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाई थी कि जी ये जो IPPs के साथ मुआहदे हो रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत हाई रेट्स दिए जा रहे हैं, और जो ये गैस गारंटीज़, सॉवरेन गारंटीज़ दी जा रही हैं, ये आपके गले पड़ जाएंगी कल को जाके। और बहुत लोगों ने उनके साथ इत्तेफाक नहीं किया, और ये जाके इन्होंने सब साइन कर दिया, बहुत PPP एंड PMLN। अब सबके गले पड़ा हुआ है। हमें ये कहा गया था पहले कि वापडा ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के पता नहीं कितने अरब रुपए बचा लिए, ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें ये कहा गया। उसके बाद फिर इस दौर में भी हमें ये कहा गया कि हमने बुला के सबको कहा है, ये किया वो किया, और बड़ी रिलीफ मिल गई है। और एंड ऑफ द डे अभी भी हम भुगत रहे हैं ये, और कोई सलूशन इनको नहीं नज़र आ रही है हमारी हुकूमत को कि इन लोगों के साथ बैठ के कोई तय किया जाए। अच्छा, अगर कोई सलूशन नहीं है क्योंकि वो कानूनी तौर पर आप फंस गए हैं, और पता नहीं अगले कितने 5 साल या 10 साल और ये चलेगा, ये भी क्लियर नहीं है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये भी क्लियर नहीं है कि कौन से 2030 में ख़त्म हो रहे हैं, कौन से 35 में हो रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर चलें, समझें कि ये बड़ा मुश्किल काम है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना। अब आगे आए तो फिर मसला कैसे हल होगा? क्या ऐसे हल होगा कि आप सारा का सारा बोझ जो है वो ये जो सारे सर्कुलर डेट का बोझ है वो आप आवाम पे डाल दें, और सिर्फ आवाम पे नहीं डाल रहे आप, और सिर्फ आवाम और अमीरों पे नहीं डाल रहे, आप सारी इंडस्ट्री के ऊपर भी ये डाल रहे हैं। और इसी वजह से आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी रो रहे हैं कि हम, हाँ, एक तरफ आप ये बोझ डाल देते हैं बिजली का, दूसरी तरफ आप तवक्को करते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे और कंपेटिटिव एक्सपोर्ट्स होंगी हमारी। तो अब बात यह है कि इसकी सोल्यूशन क्या है? फिर ऐसे ही चलेगा? ये मार्जिनस के ऊपर ही मिनिस्ट्रीज़ जो है और नेपरा जो है, ये लोग अपने खाते पूरे करने के लिए IMF के रेवेन्यू के ये करते रहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सी अच्छी सोल्यूशंस भी हैं, मगर उसके लिए दिलेरी चाहिए, और ये ब्यूरोक्रेट्स के पंजे से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और थोड़ी सी विजन होनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्ज़ाम्पल, कितने आपके जो आप बोझ डाल रहे हैं,
तो आप क्या ऐसे है कि अगर इतना ही मसला है तो 1-2 साल के लिए आप PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के सारे जो प्रोजेक्ट्स नए आप बनाना चाह रहे हैं वो रोक दें, क्या हो जाएगा। आप MNAs MPs को जो पैसे दे रहे हैं रोक दें, आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उसके ऊपर कुछ काबू पाएँ, आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के जो लॉसेस हैं उनको प्राइवेटाइज़ करें। मतलब है क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों आपको पूरे 2 साल या 10 साल लग गए PIA को प्राइवेटाइज़ करने में, मसला क्या है, तो क्यों नहीं कर सकते आप। और ये लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज़ हैं, तो अगर आपको सही कीमत आपका ख्याल है नहीं भी मिलती तो फिर भी जाने दें इनको। वो स्टील मिल अभी तक आपके गले पड़ी हुई है और अभी हमें बताया जा रहा है कि इतने ट्रिलियन, इतने खरब रुपए की जो है लॉसेस हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, तो क्यों नहीं आप उनको बेच देते, अपने लॉसेस ही ख़त्म करें ताकि आप फोकस कर सकें ये रिलीफ देना आवाम को। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ ये आवाम के लिए, और ये नवाज शरीफ साहब को पता था इस बात का 2013 में जब ये बिजली के राइट्स हो रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो ये बिजली सस्ती करेंगे और लोड शेडिंग भी ख़त्म कर। तो लोड शेडिंग तो आपने ख़त्म कर दी मगर बिजली सस्ती नहीं की, महंगी करते जा रहे हैं। और खान साहब ने भी ये किया और अब आप भी ये वही कर रहे हैं। तो तरीके तो हैं, बाकी खर्चे कम करें और यहाँ से जो आप रेवेन्यू लेते हैं वो मत लें यहाँ से रेवेन्यू। और भी बहुत से तरीके हैं। और ये जो प्रोविंसेस हैं इनके इतने सरप्लसेस हैं, ये NFC अवार्ड में से इतने पैसे प्रोविंसेस को जाते हैं और वो आप देखें कैसे वो खर्च करते हैं। कोई ये प्रोजेक्ट जा रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई लैपटॉप्स दे रहा है, कोई यार क्या कर रहे हैं आप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड प्राइसेस कम होनी चाहिए और बिजली और एनर्जी की प्राइसेस कम होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें हैं नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज दिस। और यहाँ वही सिचुएशन हुई हुई है। फार्मर्स जो हैं वो रो रहे हैं, कोई कहता है आलू मसला बन गया है, कोई कहता है वीट का मसला है कि हमें सपोर्ट प्राइसेस नहीं मिल रही, कोई कहता है ये, कोई उधर आप तवज्जो नहीं दे रहे, वहाँ आप ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशंस लेके बैठे हुए हैं। तो आई एम सॉरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन दिस स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है मिसप्लेस्ड हैं। इनको ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन से हट के आवाम का सोचना चाहिए, इंडस्ट्री का सोचना चाहिए। अभी एक तरफ ये करते हैं कि जी इंडस्ट्री को हमने 4 रुपए की सहूलत दे दी है बिजली के ऊपर, ठीक है जी। दूसरी तरफ ये है कि वो एक फ़िक्स चार्ज लगा दिया फिर उसको यहाँ से पकड़ लिया, तो ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो इसलिए फिर पॉलिसी जो है ये अभी हाल ही में ये फैसला हुआ था कि नहीं सोलर पॉलिसी को चलाना है, सारी दुनिया में इज शिफ्टिंग टू सोलर जी। और आप शिफ्ट करते करते रोक के और फिर गले में होना चाह रहे हैं आप। आगे बैटरीज भी सस्ती होने जा रही हैं, क्या आप फिर बैटरीज के ऊपर ड्यूटियाँ लगानी शुरू कर देंगे कि नहीं हमने सोलर नहीं देनी, क्या कर रहे हैं आप। एक पॉलिसी लें, उसके लिए जो भी बेल्ट टाइटनिंग करनी है वो करें, आवाम को ज़रा ख्याल रखें, इंडस्ट्री का ख्याल रखें। एंड ये जो आप करते हैं अप एंड डाउन, यही मसला है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि कोई पॉलिसी जो है वो 6 महीने से आगे चलती नहीं है। जल्दी में पॉलिसी बना लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स और उसके बाद जो है वो सियासतदान चुप करके बैठे रहते हैं, इन्होंने पता ही नहीं कि होंदा की पे है। तो आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ा सा ज़रा इमोशनल हो रहा हूँ इसमें। मेरा इशू नहीं है, आई कैन अफोर्ड टू पे फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी, बट है ना लोगों का इशू, इंडस्ट्री का भी इशू है और ये पॉलिसी इशू है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कि जी इधर से पैसे 4 ले लिए उधर से कर लिए। ये तो सबसे आसान तरीका है और सबसे बुरा तरीका है ये कि जी जो चीज़ चल रही है उसी के ऊपर, जैसे हम FBR को कहते हैं कि यार ਜਿਹੜੇ लोग टैक्स देंदे पे उसी को तो उसी तो फिर निचोड़े जाते हैं उन्हीं को की करते पे हो तुसी, तो ਜਿਹੜੇ नहीं देंदे पे उधर जाते ही नहीं हो तुसी, उधर तुसी पहुँच ही नहीं सकते हो। FBR की रिफॉर्म भी कोई नहीं है, वही चीज़ चल रही है हर रोज़। तो मतलब है कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, ग्रोथ की तरफ ले जाना है, तो थोड़ी बहुत तो इतनी आपने IMF का प्रोग्राम बात मान के और जिन्होंने कहते हैं ना ग्रोथ भी रोक दी है और ऊपर से आप अनपॉपुलर भी हो गए हैं और सोल्यूशन भी कोई नहीं है आपके पास। दिस IMF प्रोग्राम इज़ अ स्टेबलाइजिंग प्रोग्राम, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। तो इसको इस्तेमाल करें ना, तो इसको इस्तेमाल करें, डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन, मगर जाते ही नहीं है वहाँ। आप लोग बिजी हैं, कोई जा रहा है गाज़ा जा रहा है, कोई अमरीका जा रहा है, यार की करते पे हो तुसी। आवाम जिहड़ी वो दुखी है ਉਹਦਾ ख्याल नहीं तुसी करते पे और तुसी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। खुदा दा खौफ करो यार। तो सिट साहब 2024-25 में हमने बड़ी खबरें सुनी थी और वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था कि कुछ IPPs रज़ाकाराना तौर पर हमसे मुआहदे ख़त्म करने को तैयार हो गए और हमें 60 बिलियन के अराउंड हर साल बचत हुआ करेगी, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि कम से कम IPPs को तो हाथ नहीं डाला जा सकता या उनके मुआहदों को नहीं स्क्वीज़ किया जा सकता। बट IMF अब ये कह रहा है, जो अभी ताज़ा खबर है, कि हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर न डाले। क्या IMF हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि कम से कम वो ये बिजली के हवाले से जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको? नहीं, IMF का तो मसला ये है कि वो कहता है कि इतने पैसे आपको कलेक्ट करने हैं,
यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। वो आपको रास्ता दिखा देता है कि इधर इतना कर दे, ऐसे ऐसे। मगर वो IMF तो इलेक्शन नहीं लड़नी, IMF ने अवाम के पास नहीं जाना। IMF को अवाम का दुख तो इशू नहीं है उनके लिए। उनके लिए तो इशू ये है कि हमने पैसे आपको दिए हुए, हमें पैसे वापस चाहिए। पैसे वापस उसी वक्त मिलेंगे जब आप अपने घर के अकाउंट्स ठीक करेंगे। तो अब IMF ने भी देख लिया कि ये प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब उनकी तरफ से भी आपने मुझे बयान सुना दिया कि वो कह रहे हैं कि जो लोअर लेवल है उनके लिए। बट बात यह है कि ये IMF कहने की क्या जरूरत है, तो समझ नहीं आनी चाहिए आपको। आवाम का दुख जो है और बिजनेसमैन का दुख देखना नहीं चाहिए आपको। आप यू हैव प्राइस्ड योरसेल्फ आउट ऑफ दिस। अब आप कह दे कि जी हमारी गलती नहीं है, बट एक्चुअली गलती तो आप ही की है ना, बल्कि वही आपकी पार्टीज की, यही आपकी पार्टीज ने ये किया है ना सारा कुछ। चलो हम कहते हैं भूल गए उसको, हो गया उस वक्त का तकाजा था, चलो हो गया। आप तो कोई रास्ता निकाले ना, ये कोई रास्ता नहीं है कि जी आप बिजली महंगी कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। और आप अपने खर्चे कम करें। आपके खर्चे क्यों नहीं कम हो रहे? वो हर रोज़ यहाँ लोग लगे हुए होते हैं कि जी फलानी गड्डी आई तो फलानी गड्डियाँ आ रही हैं, तो फलाना है हो रहा है, तो फलाने जहाज़ आ रहे हैं, तो फलाना आप ये जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? MNAs ये ले रहे हैं, MPAs, तो करते क्या है MNAs MPA? जवाब वो ये सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर दाग लग रहा है। ठीक, चलें इस मामले पे देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है सोलर पॉलिसी के ऊपर। अभी तो उन्होंने कहा है कि इसे रोक दिया जाए इम्प्लीमेंट करने से और कोई और रास्ता निकाला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह लगेगा, कहीं ये ना हो खामोशी के साथ यही पॉलिसी सबके ऊपर नाफिज कर दी जाए। इस बात का खतरा आवाम के लिए बरकरार है। अब सलमान कराची से। क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। हॉकी में एक अच्छी अचीवमेंट्स ही पास में रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा फुटबॉल है और दूसरे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है या कोई अच्छी अचीवमेंट्स नज़र नहीं आ रही रिसेंटली। बहुत बुरा हाल है बाकी स्पोर्ट्स का। तो सेठी साहब से ये पूछना है कि उनकी दौर में कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जिससे PCB ने किसी दूसरे स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया हो, या कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है जिससे दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट मिले, क्योंकि एट द एंड सारा मसला जो आता है वो फंडिंग का आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि PCB के अलावा कोई ऐसा दूसरा स्पोर्ट्स का इदारा है जो पैसे कमाता हो, अपने फंडिंग खुद से जनरेट कर सकता हो। शेट्टी साहब की कोई ऐसी पास में कोई ऐसा रहा है कि उन्होंने कुछ इस बारे में कोई इनिशिएटिव लिया हो, या वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं करंट PCB को कि वो कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले ताकि दूसरे स्पोर्ट्स भी आगे आए? जी आपने आधा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया है, दूसरा आधा एक और भी प्रॉब्लम है। आधा प्रॉब्लम तो यही है फंडिंग का। अगर फंड्स ही नहीं होंगे तो फेडरल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, जो कि डिसबर्स करता है फंड्स ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो कैसे आगे जाएंगे? दैट्स क्लियर। PCB खुद कमाता है और वो खर्च करता है और इसीलिए वो अपने पाँव पे खड़ा है और कुछ ना कुछ वो करता रहता है। अब PSL की वजह से PCB के पास और भी पैसे आ गए हैं और वो बहुत कुछ कर सकता है और कर भी रहा है और करना भी चाहिए। मगर बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके पास कुछ नहीं है, वो तो हैंडआउट्स हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के। और जिस तरीके से बजट्स कट हो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, तो वो तो जाहिर है कि यही सूरत हाल होगी कि पैसे नहीं है, हर यहाँ से वहाँ जाना हो तो पैसे के लिए अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से। और अभी आपने हाल में देख ही लिया हमारी हॉकी टीम के साथ क्या हुआ कि वो उनके लिए $50,000 का सैंक्शन लिया स्पोर्ट्स बोर्ड ने गवर्नमेंट से। वो आगे इनको फेडरेशन को दिया, फेडरेशन को टाइम पे नहीं मिला, उन्होंने होटल बुकिंग्स की। हमारे वो हॉकी प्लेयर्स जो हैं टूर्नामेंट खेलने गए हैं नेशनल हॉकी टीम, और वो वहाँ सड़क पे खड़े हैं अपने बैग्स लेके, क्योंकि होटल वाले कहते हैं अभी तक पेमेंट ही नहीं हुई आपकी, तो कमरों की पेमेंट्स ही नहीं हुई एंड सो ऑन। और उनको जो $150 पर डे जो अलाउंस मिलना था वो भी नहीं मिला था और बेचारे वो खड़े थे वहाँ। ये है आपके नेशनल हॉकी टीम का हाल। तो अब इसमें तो आधा प्रॉब्लम तो मैंने कहा ना आपका फंडिंग का है। अब इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि क्या टाइम पे पैसे नहीं दिए या टाइम पे पैसे दिए और फेडरेशन जो है हॉकी की उनकी कोताही थी जिसकी वजह से ये होटल बुकिंग ठीक नहीं हुई है, ये नहीं हुआ। तो लेट्स गेट टू द बॉटम ऑफ इट, पता तो करें कि इसमें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो क्या अगर उसके बाद कोई हेड्स रोल करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ आ रहा हूँ। ये जो सारे बोर्ड्स हैं ना, दे आर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स और बाय फॉर्मर प्लेयर्स। कोई प्रोफेशनल इसके अंदर मैनेजमेंट की तरफ से प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। मैनी ऑफ दीज या रिटायर्ड फौजी हैं, या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, या रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। अच्छा, अब ये तीनों जो सेक्शंस हैं ना, दे आर नॉट केपेबल। मेरा जो एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाता है, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, पेमेंट्स होती है। कोई मोटिवेशन नहीं होती ब्यूरोक्रेट्स के अंदर टू टेक दिस रूट। रिस्क्स होते हैं,
वो बिजनेसमैन ले सकता है रिस्क, उसके ज़ात के ऊपर उसका असर पड़ता है। ब्यूरोक्रेट कभी कोई रिस्क नहीं लेगा, वो उसको पता है मैंने आज इसी कल नैब आ जाएगी, तो वो हर चीज़ के ऊपर क्रॉस, नहीं मैंने नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर, इसको ऐसे करना है, इसको। सो ये सारा जो इशू है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन लैक ऑफ फंड्स, नंबर वन। नंबर टू, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, एक्स प्लेयर्स एंड अदर सर्विस पीपल। इट्स नॉट देयर बिजनेस टू रन स्पोर्ट्स, पहली बात तो ये। तो अब जब मैं यहाँ पीसीबी में गया था तो उससे पहले यहाँ भी यही हाल हो रहा था। मेरा ख्याल है आई वॉज पॉसिबली अमंगस्ट फ्यू जिनकी कोई बिजनेस बैकग्राउंड थी और जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था और जो रिस्क लेने के लिए तैयार था, विच इज़ वाई हमने ये PSL लॉन्च किया, जो बड़ी रिस्की प्रोजेक्ट था, बट उसके somebody had to take that। वो कहते हैं अंडा तोड़ोगे तो माँ ऑमलेट बनेगा ना, ऑमलेट एवं तो नहीं बन जाता। मगर ब्यूरोक्रेट्स और एक्स प्लेयर्स, इट्स नॉट देयर बिजनेस टू डू दिस। वो तो जैसे वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है सिनेक्योर्स, कि बस एक जगह से जाके बह जाओ, घेर लो पैसे, घेर लो है, आना जाना रखो, थोड़ी सी टोर हो जाए, गड्डियाँ बड़ी बड़ी चलाओ आओ, एंड दैट इज़ व्हाट दे डू। एंड बेचारे प्लेयर्स जो हैं दे गेट लेफ्ट आउट। तो इसलिए आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म इज़ नीडेड। बट ये अगेन एक और इसका पहलू है कि स्पोर्ट्स जो है फेडरल लेवल पे तो है, बट प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारी डिवोल्यूशन हुई हुई है, और वो फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने खाते खोल के लगी हुई होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेंड करती है, फेडरल गवर्नमेंट तो बहुत कम करती है। अब पंजाब ले लें आप, जब मैं पीसीबी में था तो मेरे पास पंजाब हुकूमत से अप्रोच आई कि जी ऐसे आया कि हमारे पास कोई 250 के करीब ग्राउंड्स हैं, 2-3 एकेडमीज़ हैं, करोड़ों रुपए लगा के हमने बनाई हुई हैं, वो खाली पड़ी हैं, हमें चलानी नहीं आती। इतनी ग्राउंड्स है, हमें कोई पता नहीं है उसका क्या करना है क्या नहीं करना, कोई देखभाल नहीं है, बस वो जो इधर उधर पड़ी हुई हैं, कोई खेलते हैं कोई नहीं खेलते। डीसीज जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, और उनके अंडर आती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या लोकल गवर्नमेंट। तो आप ऐसे करें, ये सारी ग्राउंड्स जो है ना पीसीबी ले ले, और ये पीसीबी लेके इनको डेवलप करें, यहाँ स्टेडियम्स बनाएं, पवेलियंस बनाएं, यहाँ प्रोविजन इक्विपमेंट दे, और क्रिकेट को ये कर। तो मैंने कहा कि ये आज आपके साथ पीसीबी कोई डील करता है, कल को कोई नया चीफ मिनिस्टर आएगा, वो कहेगा लो एडी वड्डा साड़ा खाता सी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੇਠੀ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। बिकॉज सारे पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व एट एवरी लेवल, ब्यूरोक्रेट्स आर इन्वॉल्व। तो मैंने कहा यार ये मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, तो ये तो कोई ऐसी अग्रीमेंट करनी पड़ेगी जिसके साथ कल को कोई मैं चला भी जाऊं तो ये बात चल पड़े, बट नहीं। सो वो नहीं हुआ, और अभी भी नहीं है। अब भी ये है कि जी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो खुद कर रही हैं, शी इज़ ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रेट स्पोर्ट्स रिवाइवल। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है। उनके पास एक दो यंग लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेट्स, दे यंग पीपल फ्रॉम गुड स्कूल्स जिनकी तालीम भी अच्छी है। बट क्या विल दे बी एबल टू डू दिस? नो, बिकॉज दे वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो समझेंगे कि हम ब्यूरोक्रेसी के साथ चलाएंगे। अच्छा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि यू नो द ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जब आपके आगे कुछ कह देते हैं ना कि सर ऐसे नहीं हो सकता, तो तुझे अच्छा क्यों नहीं हो सकता? वो सर है ये लिखा हुआ है, ये देखे ना हमारा जो कानून है उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, चलो जी फारग। वो आपको सोल्यूशन नहीं बताते, बिकॉज सोल्यूशन देने से उनके हाथ से चीज़ निकल जाती। तो फिर वही होता है कि मिनिस्टर के अंदर लाया यार मैं तेरी न्याय बिचाना, फिर ठीक है फिर इसको ऐसे ही कर ले, आप ही कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो दिस इज़ वे वी आर। तो ये प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट फंड्स, इट इज़ पॉलिसीज़ एंड इट इज़ bureaucracy, and it is players, ex-players who have no business apart from coaching. और वो भी if they are not qualified they should not be coaches. ये अच्छे players don't necessarily mean good coaches. ये यहाँ एक myth है। और जो फलाना एंडा बड़ा टेस्ट क्रिकेटर सी उन्होंने लगा दो एज एडवाइज़र। नो सर, वो ज़माने और थे, उस वक्त की क्रिकेट और थी। अब सिचुएशन फ़र्क हो गई है, आप इनको नहीं एडवाइज़र्स लगा सकते। आपने पैसे देने हैं उनको या उनकी ज़ुबान को बंद करना है, बिकॉज वो लगे रहते हैं टीवी पे आके बोलते रहते हैं, तो और कोई रास्ता ढूंढ लें उनको आप एम्बेसडर्स बना दें। उन्होंने तुम 50-50 लाख रुपया देना है तो एम्बेसडर बना लो ऑफ गुडविल, ताकि वो सब जगह पे जाके आपकी अच्छी बातें करें आपके लिए। अगर यार ये ना करें कि जी आप उनकी एडवाइस लेके और क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें। क्रिकेट की एडवाइस शुड बी फ्रॉम प्रोफेशनल्स, एंड प्रोफेशनल्स
जो आज की क्रिकेट को समझते हैं और कल की क्रिकेट के ऊपर नहीं वो कॉन्स्टेंटली बात करते। हमारे यहाँ हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं है, देयर आर सम वेरी गुड एक्स क्रिकेटर्स जो समझते हैं इन चीज़ों को, बट देन देयर आर मैनी जो नहीं समझते और फिर भी उनको लगाया जाता है, लो ये लगा दो, सिफारिश आ गई, लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। सो आई थिंक रिफॉर्म इज़ नीडेड इन स्पोर्ट्स। सबसे ज़्यादा खुशी जो है और गम जो है वो आपको स्पोर्ट देती है एट द नेशनल लेवल। जब आप जीतते हैं तो आपकी आवाम बहुत खुश होती है और मोटिवेशन होती है और लोगों को भी कि हम करें कुछ। एंड बाय द वे इट्स बिग मनी। और कितने अफसोस की बात है कि देयर इज नो मनी इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर PSL। और आपने देखा एक छोटी सी चीज़, एक ब्रांड बनाया, कहाँ वो पहुँच गया, कितना रिस्पॉन्स आया फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो क्या इस किस्म का रिस्पॉन्स आ सकता है अगर एक फुटबॉल लीग जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड लॉन्च करे? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो इसलिए आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स need to chalk out a plan whereby sports development is moved away from the public sector to the private sector. इसीलिए वो कहा जाता है ना कि अगर खेलों के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर इस पर तवज्जो देते हुए किसी को देखा नहीं गया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। जब बात खेलों की हो रही है तो इसी से जुड़े सवाल शामिल कर लेते हैं। कराची से सयाम फारूकी क्या पूछ रहे हैं? पीसीबी क्यों क्रिकेट की नई मार्केट नहीं तलाश करता? जैसे अब्दुल रहमान खातिर और आसिफ इकबाल ने इमारात में क्रिकेट की एक मार्केट बनाई, क्यों हम चीन जैसी मार्केट को साथ मिलाकर इंडिया की इजारादारी को तोड़ें? अच्छा, इसमें कुछ वजाहत कर दूँ और फिर आपको इसका जवाब भी देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट वहाँ खेली गई जहाँ ब्रिटिश कलोनियलिज्म आई। ये अंग्रेज़ों की गेम थी, ये अमेरिकनों की गेम नहीं थी, ये चाइनीज़ की गेम नहीं थी, ये जापानियों की गेम नहीं थी, किसी और की गेम नहीं थी, टर्की में की गेम नहीं थी। ये जहाँ जहाँ अंग्रेज़ कॉलोनियलिस्ट गए वहाँ बेशतर इलाकों में उन्होंने क्रिकेट खेली और वहाँ उसको पॉपुलराइज़ किया। और स्पेशली ये जो इस वक्त जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, ये वही कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश कलोनियलिज्म के दबाव में थी, उसके रूल में थी। मगर ICC ने ये बड़ी कोशिश की है कि क्रिकेट को बढ़ाया जाए आउटसाइड दिस सर्कल, जिसमें फिर उन्होंने चाइना को भी इंक्लूड किया, थाईलैंड को इंक्लूड किया और ओमान, इस किस्म के एरियाज़, दुबई, ये सब UAE, इन सब को इंक्लूड किया कि इनके अंदर भी इनकरेज करनी चाहिए। इसीलिए एक एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी कि एशिया के वो ममालिक जहाँ क्रिकेट नहीं खेली गई वहाँ भी उनको इनकरेज किया जाए और उनको भी बजटिंग, उनको भी पैसे वैसे दिए जाएँ और क्रिकेट एसोसिएशंस क्रिएट की जाएँ। सो एक तो ये। दूसरा ये कि मगर इसके साथ गेम फ्लरिश नहीं हो सकती। चाइना के अंदर क्रिकेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे डोंट प्ले द गेम, वहाँ कल्चर ही नहीं है क्रिकेट का। तो वहाँ छोटी मोटी आप क्लब शब ये वो कर के, और वो PCB के ऊपर भी आता होता था, एम्बेसडर साहब कहते थे हमें कोई बैट भेज दें, पैड्स भेज दें, हमने वहाँ सब्सिडाइज़ करनी है। तो छोटे मोटे $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख एशियन क्रिकेट काउंसिल ये छोटे छोटे मुल्कों को दे देती है कि जी आप भी क्रिकेट को पॉपुलर करें, मगर इट्स नॉट सक्सीडिंग। दुबई और शारजा की जब आपने बात की तो वन रीज़न वाई मुखातर साहब वॉज सक्सेसफुल वॉज कि उन्होंने ये देखा कि अब UAE जो है, स्पेशली दुबई एंड शारजा, यहाँ अब डेवलपमेंट जो हो रही है उसमें पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन वर्कर्स आ रहे हैं और ये सारे वो लोग हैं जो क्रिकेट मैड हैं, पागल है क्रिकेट के बारे में। तो उन्होंने सोचा यहाँ तो फिर एक बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फैन बेस, तो इसलिए उन्होंने फिर शारजा को अहमियत दी और शारजा के अंदर क्रिकेट शुरू की। और आपको पता है दुबई के अंदर या UAE में क्रिकेट खेली नहीं जाती थी बाय द एमरातीज़। वहाँ अगर कोई क्रिकेट खेलने वाले थे तो वो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन्स थे। इसी तरीके तो इसलिए वहाँ ये कामयाब हो गई और अब उन्होंने अपनी टीम भी बना ली। और वो टीम में कौन है? मेरा ख्याल है 11 अगर लोग हैं तो उसमें से 10, 8, 9 जो हैं वो तो श्रीलंकन्स हैं या इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज़ हैं और 1-2 एमराती होंगे। वो अगर हैं भी, मैंने नहीं ख्याल, पता नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए दैट इज़ द इशू, फ़ैन बेस। चाइना में अंदर इज़ नो फ़ैन बेस, आप वहाँ मार्केट नहीं बना सकते इसके। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में भी यही हुआ है। अभी अमेरिका की टीम बन गई। अब अमेरिका में क्रिकेट तो नहीं खेली जाती, मगर अमेरिका में भी माइग्रेशन हुई है। अमेरिका की टीम जो पाकिस्तान के साथ खेली है, आपने देखा है उसके अंदर कौन था? मेरा ख्याल है एक भी वाइट अमेरिकन जो कि नेटिव अमेरिकन है वो नहीं था जी। तो सारे श्रीलंकन, पाकिस्तानीज, इंडियंस, वेस्ट इंडियंस,
ये लोग थे, तो वही उनकी टीम बन गई है। तो ये फैन बेस की डिपेंड करता है कि वहाँ कौन से लोग हैं जो गेम को पहचानते हैं, समझते हैं, फिर वहाँ एक मार्केट बनती है, फिर उसको डेवलप किया जाता है। तो ये दिस इज़ द इशू। चाइना में क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, टीम बन जाएगी चाइना की। अब ओलंपिक्स आ रही हैं तो उसके अंदर हो सकता है चीनी भी बेचारे, तो बाय द वे चाइनीज़ जो है ना बड़े मास्टर्स हैं, ना भी बेस हो तो वो बेस बना लेते हैं और बड़ी डेडिकेशन के साथ वो बेस बनाते हैं, टॉप ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद सीख भी जाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो गेम बना लेंगे और टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेंगे, मगर क्या वो एक पॉपुलर गेम होगी? नहीं, पॉपुलर गेम चाइना में क्रिकेट नहीं है, ना हो सकती है। टीम बन जाएगी, टीम अच्छी भी बन जाएगी, मगर पॉपुलैरिटी उसकी इन टर्म्स ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट वो नहीं होगी। ठीक है। और इसमें चंबे की बात अब देखने में आई, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का आगाज़ हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी टीम को विश करते हुए कहा वी आर रूटिंग फॉर यू, बट उन्हें शायद ये पता नहीं था कि उसमें बड़ी तादाद उन इमिग्रेंट्स की है या उनके बच्चों की है जो अमेरिका आए थे। तो इस पर उन्हें और जो अमेरिका आए थे जिनको ये निकालना चाह रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ उनको निकाल भी रही हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प था। अच्छा, इसी सिलसिले में जब खेलों की बात हो रही है तो इंडिया रिलेटेड डॉक्टर काशिफ सरगोधा से क्या जानना चाह रहे हैं? जो अभी पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको इंडिया ने भेजा था कि आप जाके रिक्वेस्ट करें और हमारे साथ मैच खेलने के लिए। तो ठीक है, हम मान गए, इंडिया ने अपने बैकफुट पे आ गया। सवाल ये है कि क्या इंडिया फ्यूचर में भी हमारे साथ इसी तरह ठीक रहेगा अब, या डायलॉग या ऐसे ही करेगा? जब उसको जरूरत होगी तो वो डायलॉग कर लिया करेगा, जब उसको जरूरत नहीं होगी तो वो जैसे बच्चा होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वैसे बिहेव करेगा, जैसे वो पहले करता है कि जब उसके बेनिफिट्स होते हैं वो करता है, जब उसके बेनिफिट्स नहीं होते तो वो डायलॉग ही नहीं करता, दरवाजे बंद कर देता है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या फ्यूचर में अब ये दरवाजे खुलेंगे या वैसे ही रहेगा? देखिए, अगर इंडिया का बात चली तो वो तो नहीं कुछ चेंज करेगा, वो तो अपनी हेजेमनी जो है या अपनी अथॉरिटी जो है उसको डाइल्यूट नहीं होने देगा। मगर ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये एक इसकी तारीख है कि एक किस स्टेज पे इंडिया ने ये किया, किस स्टेज पे ये किया, किस स्टेज पे ये किया। आहिस्ता 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 ये बढ़ रही है उनके ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट, और उनकी जो अथॉरिटी जो है अनचैलेंज जा रही थी, मगर बुड़बुड़ बड़ी हो रही थी हर जगह पे। अब एक ऐसी स्टेज आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े हो गए। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेज है और इस पे आपने देख ही लिया कि ये BCCI और ICC एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये होगा। धमकियाँ देते रह गए, गलती कोई नहीं, इंडियन सारा मीडिया लगा हुआ, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, बांग्लादेश हम ये कर देंगे, वो क्या निकला? कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप खड़े हो गए तो फिर जब इन्होंने होमवर्क अपना किया तो देखा यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो इनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। मगर क्या इसके बाद इमीडिएटली इंडिया जो है वो बड़ा फेयर हो जाएगा? और नहीं होगा। हर स्टेज पे आपको लड़ना पड़ेगा। मगर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि जो बाकी लोग हैं, ये जो गोरे ने, वहाँ उनके अंदर भी अब डिबेट शुरू हो जाएगी कि यार थोड़ा सा ये ज़्यादती हो रही है, इसको थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। उनकी पब्लिक भी जो है वो भी खड़ी हो रही है, उनके एक्स क्रिकेटर्स खड़े हो रहे हैं कि ये इंडिया जो डोमिनेट कर रहा है ICC को, ये ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये टर्निंग पॉइंट है। आगे ये एक रातों रात आप एक्सपेक्ट ना करें कि इंडिया जो है अपनी या BCCI या ICC तो आजकल इंडिया ही है ना, कि वो अपनी पॉलिसीज़ तब्दील कर लेगा। वो हर स्टेज पे वो कहते हैं चूंडियाँ वढ़ेगा, रुकावटें क्रिएट करेगा। आप लड़ते रहें, आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी कि more and more people will come and join you, and I think this is why मैं कहता हूँ ये turning point है, and all credit to Pakistan for taking the stand, and also कि जी वो stand सही था और उसके नतीजे आपके सामने हैं। आज ये प्रोग्राम जब अब ये एयर पे जा रहा होगा तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच ख़त्म हो गया होगा। मेरी उम्मीद है कि इस मैच के दौरान या इसके बाद कुछ इंडिया की तरफ से ऐसी जेस्चर्स हों इंडियन टीम की तरफ से जो कि पुराने जो फजूल किस्म के इनके जेस्चर्स थे उनको नेगेट किया जाए। हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफ़ी नहीं ली और इस किस्म की चीज़ें। मेरी ये उम्मीद है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, कि इनको अब एहसास हो जाएगा। और अब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, मेरा ख्याल था ये नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, कोलंबो नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल था ये नहीं जाएंगे। मैंने पूछा था कि आप जाएंगे, तो कहने लगे नहीं, तो अब एकदम चले गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि शायद कुछ एश्योरेंस मिली है इनको कि अगर कि आप आ जाएं और हम
शायद कोई कुछ चीज़ कर दें। अब वो अच्छा। क्या कर सकते हैं, हाँ। वो जब आप ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो उस वक्त जो भी होना होगा वो हो गया होगा, हो चुका होगा। या नहीं होना होगा, या जो चलिए मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ कि हाँ। जब ये बीसीबी और आईसीसी के नुमाइंदे पीसीबी में बैठे थे और बातचीत हो रही थी इस सारे मामले के हवाले से, मखमसे के हवाले से, तो क्या किसी स्टेज पर इंडियन टीम का रवैया, हैंडशेक डिस्कस हुआ अभी अभी कि आप ऐसे ना करें? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने तो बिल्कुल क्या है कि ये आपने क्या किया, ये तो पूरी बातें कही हैं। तो हैंडशेक के मामले पे कुछ तय नहीं हुआ? नहीं, अब ये मेरा ख्याल है कि आप मोहसिन नकवी साहब जो गए हैं वहाँ, इसी से हम मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी अंदाजे लगा ये लें। ट्रॉफी जो नहीं ली, जी। हैंडशेक, ये बातें जो है मेरा ख्याल है अब इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। कर तो सकते हैं, दे कैन डू व्हाटएवर दे लाइक, मगर इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी ब्लो बैक आया है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी भी अक्ल हो उनमें तो अब कुछ, जैसे कहते हैं ना, सॉरी करके पीछे हटें और कुछ जेस्चर ऐसा शो करें जिसके साथ कुछ थोड़ी सी गुडविल वापस मिल जाए इनको। वो बेचारे जस्टिस शो करेंगे तो उनका मीडिया उन्हें नहीं बख्शेगा, उनकी हुकूमत, इंतहा पसंद हुकूमत उन्हें नहीं बख्शेगी। जाएं तो जाएं किधर चलें, उस वक्त तक तो बड़ा कुछ मिल चुका होगा, जवाब मिल चुके होंगे मैच के बाद। तो आने वाले शोज में इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जब हम इंडियन क्रिकेट टीम डिस्कस कर रहे हैं और उनकी सियासत डिस्कस कर रहे हैं तो उमर फारूक ने एक सवाल उठाया है, राहुल गांधी साहब ने क्या किया था वहां पार्लियामेंट में, बुरे वाला से उमर फारूक क्या जानना चाह रहे हैं? सिट साहब, रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी ने इंडियन साबिक आर्मी चीफ की किताब से कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश की। जवाब में वहां पे हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए लोगों ने काफी शोर शराबा किया और राहुल गांधी को इस बारे में कुछ चीज पढ़ने नहीं दी गई। तो सवाल मेरा ये था कि आखिरकार उस किताब में क्या ऐसा लिखा है कि जिससे मोदी हुकूमत इतना डर रही है और उसको सामने नहीं आने दे रही? जी, उस किताब में तो खैर जो पढ़ने को आ रहा है हमें रिपोर्ट से, क्योंकि किताब तो अभी बाहर नहीं आई। इनफैक्ट क्या किताब तो छप गई थी और हुकूमत ने फिर प्रिंटर पब्लिशर को कहा कि विड्रॉ करें, इसको बाहर मार्केट में नहीं आने देना। मगर उस वक्त तक कुछ किताब कॉपीज़ जो थी वो तो चली गई थी बाहर, और गांधी साहब को भी एक कॉपी मिल गई होगी, तो इसलिए अभी तो वो किताब बाहर नहीं आई, उसको रोका हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पहली दफ़ा नहीं है ऐसे हुआ। अब इंडियन गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी कि ये किताब में से कुछ चीज़ें निकाली जाएं और फिर इसको शाया किया जाए। अब क्या पब्लिशर ये करता है या नहीं करता, मेरा ख्याल है पब्लिशर जो है, इंडिया के पब्लिशर्स जो हैं वो आमतौर पे जो हुकूमत कहती है वो कर देते हैं। क्योंकि ये पहला केस नहीं है, एक और केस है जिसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया है। वो किताब थी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त मैडलिन ऑलब्राइट की, द माइटी एंड ऑलमाइटी। जी, द माइटी एंड ऑलमाइटी, जिसके जो इंडिया में छपी, जिसके अंदर इल्ज़ाम ये था बिल क्लिंटन का, प्रेसिडेंट का, कि वो उस वक्त जो छत्ती सिंहपुरा में जो एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी इंडियन, उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आए हैं, पता ये चला था। और कम से कम अमेरिकन CIA का ये तजिया था कि वो इन्होंने खुद करवाया है ताकि उस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे उनको दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान देखे क्या कर रहा है एंड सो ऑन। तो उसमें भी वो किताब में ये आ गया, तो फिर शोर पड़ गया, पब्लिशर को कहा कि इसको निकालो, तो पब्लिशर ने फिर निकाल दिया वो हिस्सा। मगर वो फिर बहुत सी एविडेंस है कि उसमें क्या आया था क्या नहीं आया था। अमेरिकन सेनेट के अंदर भी उसके ऊपर डिस्कशंस हुई और वो आर्काइव्स के अंदर मिल जाता है उसका सारा हवाला कि ये हुआ था और वो निकाल दिया गया था और वो कहाँ लिखा गया था, ये बातें। अभी भी इंडियन पब्लिक जो है, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसको गोल करने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं और झूठ बोलते हैं। बट एनीवे, तो ये है कि जी इसको चेंज कर दिया जाए। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ भी एक किताब शाया हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जिसमें ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि ये फ़लानी चीज़ें बीच में से निकाल दो, तो फिर उन्होंने निकाल दी और निकाल के फिर छाप दी। तो इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब गांधी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया उस किताब के अंदर 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम है। पहली बात तो ये कि 2020 का जिक्र है, जबकि वो इंडिया और चाइना के इशूज़ झड़पें हुई और चाइनीज़ टैंक्स जो थे उन्होंने एडवांस करना शुरू कर दिया वो डिस्प्यूटेड एरिया में गलवान, और वहाँ इंडियन आर्मी चीफ ने सोचा कि ये तो अब टैंक्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये अगर हमने इनको रोका तो इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वो आ रहे थे से कि ये एरिया जो है ये हमारा है, ये आपका नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं है। तो इंडिया कह रहा था ये हमारा है, तो
तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस मांगे कि भाई वो आ रहे हैं तो अटैक तो मुझे करना पड़ेगा ना, वो दे जस्ट रोलिंग इन, दे आर नॉट फायरिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कमिंग इन, इन ऑर्डर टू स्टॉप देम आई विल हैव टू फायर, एंड इफ आई फायर देन दे विल फायर एंड देन देयर विल बी अ फुल फ्लैश वॉर। तो उन्होंने पूछा कि भाई वॉर का इशू तो ये डिसीजन तो कोई और करता है, मैं नहीं कर सकता ये डिसीजन। तो उन्होंने पूछा, तो जनाब पूछने में वो आगे से चुप, ये फिर पूछे कि भाई वो बताएं तो सही मैं क्या करूं, should I take them on, should I not, what should I do, because it will be a declaration of war। जी। तो आगे से कोई जवाब नहीं, फिर फाइनली जवाब आया कि जो तुम समझते हो बेहतर है वो कर लो। जी। तो उस किताब में उन्होंने ये पूरा लिखा है और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बताया कि देखें ये बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि मेरी छाती इतनी बड़ी है, कहते ये तो उस स्टेज पे ये तो भाग गए, ये कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं थे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, इतने डरे हुए थे ये लोग, और एंड सो इस किस्म की बातें उसमें लिखी गई हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी साहब ने तो इसको उछालना है और बताना है कि ये बहादुर प्राइम मिनिस्टर जो कि बुड़के मारता है अमेरिका के आगे और फिर जाके घुटने टेक देता है, और इधर चाइना में जब ये हो रहा था तो ये इस किस्म की ये कर रहा था, और फिर कहता है संदूर में हमने ये किया, और अब कहता है कि वो पॉज है, और फिर पॉज कहते तो ख़त्म ही हो गई बात, झूठ बोलते, मतलब इस किस्म की चीज़ें अब आनी शुरू हो गई हैं अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो अच्छी खासी मुश्किलात का सामना है उन्हें। और अभी हाल ही में तो 2022 में तो ये रिटायर्ड हुए हैं आर्मी चीफ, और उनकी जानिब से किताब में इस तरह के इंकशाफात, ज़ाहिर कोई ना कोई मवाद तो मिलेगा कांग्रेस को भी, लेकिन उनको उछालने की अभी इजाज़त नहीं दी जा रही पार्लियामेंट की जानिब से भी। अब हम शामिल करेंगे एप्स्टीन फाइल्स, जिनमें इंकशाफात का सिलसिला जारी है। तो बिलाल इंग्लैंड से क्या जानना चाह रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में इमरान खान का जिक्र 15 बार हुआ है, तो इसमें इमरान खान के किरदार और इमरान खान ने उसमें उसकी क्या डूइंग है, उसका क्या स्टेटस है? खान साहब का जिक्र आया है 4-5-6 दफ़ा आया है, मगर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर, कोई गलत किस्म की चीज़ नहीं लिखी गई खान साहब के बारे में। वो एक सोशल किस्म की कुछ कमेंट्स हैं, और वो एक हवाला है कि बिल गेट्स की एक पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ और हेल्थ के बारे में कोई इश्यूज़ थी, तो उसमें ज़िक्र आया कि खान साहब जो हैं उनको वो ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लोकल लेवल की कोई बात है उसमें। जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त इनकी 1-2 पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इशू आया, किसी स्टेज के ऊपर खान साहब को लिंक नहीं किया गया ये जो स्कैंडल है एप्स्टाइन का, और वहाँ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो गड़बड़ हुई है और जो बेहुरमती हुई है और क्या क्या नहीं हुआ वहाँ, और वो एक पूरा स्कैंडल है, उसके अंदर इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर। अच्छा सेठी साहब, इससे जुड़ा भी एक सवाल है ख़याम ज़ुबैर का कनाडा से, लेकिन आने वाले शोज़ में इस पर बात करेंगे, काफ़ी तफसील में जाएगी बात। ज़करिया पेशावर से क्या जानना चाह रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा सियासतदान अब कौन सा है? मुझे जाते जाते ये बता दें। मैं नहीं जवाब दूँगा, ये कोई तरीका है कि सियासतदानों के ऊपर को मेरा ऐप बड़ा ज़बरदस्त है, ऐ नहीं है, छो पर अपना फैसला करो। एवं मैं मरवाण लगे हो जो मैं ना ले लाँगा वो तो मैं आके जप्पी पा लेगा, तो जो बाकी नहीं हो तो मैं कट देंगे, कर दे। लेकिन चले, आपने दिल में नाम रखा हुआ है ना, है कोई? सेठी साहब दिल में तो है ना? नो कमेंट। सेठ साहब आपके दिल में तो किसी ने झांक के नहीं देखा, लेकिन चलें आपकी किताब में तो लिखा जाएगा ना, जिसके 30,000 अल्फाज आपने लिख दिए हैं, 70,000 बाकी हैं, तो सेठी साहब की किताब का इंतजार करें, उसमें जो दिल में उन्होंने नाम छुपा के रखा है। ऑब्वियसली मेरे फेवरेट कोई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मगर मैं क्यों नाम लूँ उनका? चले किताब में लिखेंगे, और दिल में है वो नाम छुपा के रखा है, तो इसके लिए किताब का इंतजार करें। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया, तो मैं चाहूँगी कि जिन्होंने हमें सवाल भेजे, मोहम्मद उमैर स्वीडन से, ख़याम ज़ुबैर कनाडा से, बड़ा अच्छा सवाल था आपका, आने वाले शोज़ में डिस्कस करेंगे। राजा अदनान इंग्लैंड से, तसद्दुक महमूद अब्बासी इस्लामाबाद से, और इसके अलावा शारिक लाहौर से, वली खान पेशावर से, ज़फ़र महमूद लाहौर से, ताहिर खान लकी मरवत से, जावेद रहमान रहीम यार खान से, आमिर बुखारी जर्मनी से, आमिर अहमद टोरंटो से। आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत दिलचस्प सवालात। आने वाले शोज़ में हिस्सा ज़रूर बनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू। थैंक यू।